पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया में डिवोर्स केसेस 350% बढ़े हैं। उनके बीच में कंपैटिबिलिटी के बहुत इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि डिवोर्स एक हेल्दी अप्रोच भी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एक जई ऐसी चीज़ है जहाँ पर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे काम, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरे चैलेंजेस, मेरे इश्यूज, मेरी वाइफ सब चीज़ों को समझे। आपके सिर्फ रोमांस मारने के लिए थोड़ी ना शादी किया है कि लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी या नहीं पढ़ी, उनको चाहिए कि लड़का आईआईटी वाला मिल जाए। शादी के बाद तो बहुत सारे रिश्ते फ्री में आ जाते हैं साहब। ये सोच के जाना कि शादी के बाद सब अच्छा हो जाएगा, ये बहुत ही इमेच्योर थिंकिंग है। आज की कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे जो गेस्ट हैं वो एक रिलेशनशिप कोच और इमोशनल इंटेलिजेंस कोच है। सो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इस कॉन्वर्सेशन में मिल जाएंगे। वो पति पत्नी का रिलेशनशिप हो सकता है, भाइयों भाइयों के बीच में इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली के अंदर क्लैशेस हो सकते हैं। पर जब आप किसी से बात करने जाओगे तो वो ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। वो बोलेंगे बिजनेस में इशू चल रही है, जॉब में इशू चल रही है, हेल्थ में इशू है, फाइनेंसेस गड़बड़ चल रहे हैं। उनको शर्म आती है ये बताने में कि रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि उनको लगता है हम किसी को बता देंगे तो वो 20 जनों को जाके बताएंगे। इसीलिए कुछ ऐसे लोग पिक्चर में आते हैं, रिलेशनशिप कोचेस, सॉफ्ट स्किल्स कोचेस, इमोशनल इंटेलिजेंस कोचेस। सो आई एम वेरी हैप्पी, आज हमारे साथ जो कॉन्वर्सेशन करने वाले उनका नाम है मिस्टर विकास चौधरी। ये एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस कोच है। ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज में इनके क्लाइंट्स हैं और 6 लाख से ज़्यादा लोग इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। पिछले 7 साल से ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं एंड बहुत सारे रिसर्च में इन्वॉल्व है। इनका मिशन सिंपल सा है कि मैं लोगों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना चाहता हूँ ताकि उनके रिश्ते सुधर जाए। ये उनका गिव बैक है टू दिस सोसाइटी बेसिकली। सो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई है। इन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे सवालों के जवाब दिए, और मोस्टली सवाल वही है जो आप हमसे पूछते हो। सो आपके सवाल हमने हमारी तरफ से उनसे पूछे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का ये एपिसोड होने वाला है एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप बहुत कुछ इस एपिसोड से, इस कॉन्वर्सेशन से लेके जाओगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम मिस्टर विकास चौधरी टू हार्ट विद विनी एंड जय। ऑलराइटी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत टाइम से मैं आपका कंटेंट दिख रहा हूँ एंड मैं खुद एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता हूँ। बट व्हेन आई सी योर कंटेंट, ये वो कंटेंट है जिसको मैं लुक अप टू करता हूँ। मुझे सीखने को मिलती है बहुत सारी चीज़ें। वी आर वेरी हैप्पी एंड फीलिंग वेरी गुड कि आपने टाइम निकाला एंड हम ये कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। नहीं, ऑलवेज यार, क्योंकि चाहते तो हम लोग हैं ही कि ये जो चीज़ें हमने सीखी है पिछले 5-7 सालों में, इतना रिसर्च और इतनी मेहनत करते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक जाए। ऑल्दो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बदलता, वो चाहे मैं बताऊं, कोई और बताए या आप बताएं, डायनामिक्स तो वही रहते हैं। सिर्फ चीज़ें कन्वे करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो लोगों को कभी कभी आपकी बातें ज़्यादा सरल लगती है तो आपको ज़्यादा सुनते हैं। ये होता है, बाकी डायनामिक्स नहीं बदलते। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस ना मेरा है ना किसी और का है, वो तो जो है उसको हमने पढ़ा है और हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, थैंकफुली लोगों को मेरी बातें थोड़ी समझ में आती है, तो इट्स गुड कि आई एम अ मीडियम जिसके थ्रू लोग एजुकेट हो रहे हैं। तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है ना। आई एम ग्लैड कि मैं देख रहा हूँ कि आपके जैसे और भी लोग हैं जो ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं, इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, लोगों के लाइफ को थोड़ा हेल्प कर रहे हैं अपलिफ्ट करने में। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा पिलर है जिसकी वजह से, या यूँ कह दें कि जिस ज्ञान के अभाव की वजह से बहुत लोगों के ज़िंदगी के दूसरे पैरामीटर्स डिस्टर्ब हैं। वो चाहे उनकी फिनेंशियल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। लोग अपने स्ट्रेस, अपने इमोशंस, अपनी सिचुएशंस को नहीं ठीक से टैकल कर पा रहे, सोशली आइसोलेटेड है ना। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग अब इमोशनली उतने स्मार्ट नहीं बनते, क्योंकि पहले हम लोगों के बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, अब मशीन्स के साथ ज़्यादा करते हैं। तो इट्स गुड यार, इट्स गुड कनेक्टिंग यू गाइज एंड आई रियली विश कि आपकी जो ऑडियंस है या जहाँ भी ये वीडियो जाने वाला है वहाँ लोगों को थोड़ी सी मदद मिले। Absolutely, why not? Let's start with a good intent. So, विकास भाई, कुछ चीज़ें हम आपसे ये पूछेंगे जो हमें लोग पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम थैंकफुल है कि लोगों को लगता है दैट हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप पे काम करते हैं और उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं कि उनको एक सोल्यूशन मिल जाए। तो हम वो कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे, उसके बीच में हमारा कुछ थॉट आ गया तो हम वो भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पे ग्रो करने के लिए बैठे हैं। आप सीनियर हैं हमारे इस इंडस्ट्री में, तो ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप कोचिंग क्यों? व्हाई डिड यू चूज दैट? यार मैं जब इंजीनियरिंग में था ना जय, तब मैंने मन बनाया था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग में जाना है।
ये बात है करीब 2011-12 के आसपास की, 10 साल पहले की, कि पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, मुझे अच्छा लगता है, उन लोगों का लाइफस्टाइल, वो कैसे लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट करते हैं, लोग कितने ग्रैटिट्यूड में रहते हैं उनको लेकर, कितनी चीज़ें सीखते हैं, और उनका स्टेटस भी देखकर मुझे मज़ा आता था, है ना, कि लोगों के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है उनसे मिलने की। तो मुझे लगता था यार ऐसा इंसान बनना है, और लगता था कि कुछ ऐसा करें जो एक्चुअल में लोगों के लाइफ में अपलिफ्टमेंट ला सके, या लोगों को थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने में थोड़ी हेल्प कर सके। तो वो डोमेन नहीं समझ पा रहा था कि किस डोमेन में काम करना है। फिर इंजीनियरिंग हो गई, तब भी समझ में नहीं आया। फिर थोड़ा टाइम बाय करने के लिए MBA किया कि 2 साल और सोचने को मिल जाएगा, घर वालों को कह देंगे कि यार अभी और टाइम चाहिए करियर में कुछ करने के लिए। तो MBA किया। MBA फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट से मुझे क्लिक हुआ कि मुझे रिलेशनशिप पे जाना है, क्योंकि वो इवेंट ही कुछ ऐसा था जहाँ पर हमने अपने स्टॉल्स बनाए हुए थे और लोगों को हमने हैंडमेड कार्ड्स बना के दिए, उनके लिए कार्ड्स डिलीवर किए, हमने सर्विसेज भी दी। वो क्या सोच रहे हैं वो मुझे आकर बता रहे थे। वो कुछ ऐसा था कि आप क्या सोच रहे हैं मुझे बताइए, मैं सही ढंग से सही शब्दों के साथ वो इस बात को इस कार्ड के अंदर लिखूंगा अपने तरीके से, और मैं आपको बताऊंगा कि इस कार्ड को कैसे दिया जाए। ठीक है, तो कुछ लोगों ने खुद किया, कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि क्या आप हमारे बिहाफ पर ही कार्ड वहाँ दे सकते हैं, तो फिर हमने वो सब किया। तो लोगों की ना उस दिन बहुत चीज़ें आई ऐसी, जो हमारे BBA BCA MBA के जो बैच के जो लोग थे, जो हमारे उस समय के उस दिन के कस्टमर थे, तो वो आकर हमसे कह रहे थे कि सर मैं ना उसको ये चीज़ कहना चाहता हूँ पर वो उसको गलत ना समझ ले, मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ पर उसको कहीं ये ना लग जाए। तो हमने उस दिन ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि अगर किसी इंसान की स्माइल भी आपको पसंद है ना, तो सिर्फ ये कह देना कि तेरा स्माइल अच्छा है, उसकी बजाय इस कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा स्पेशल बना दीजिए। एक कार्ड लीजिए और उसके बारे में कुछ लिखिए और उसे ये बात कह दीजिए, और एक अच्छी विशेष आप अपनी उसको भेजिए। ठीक है, ताकि उस इंसान को ज़िंदगी भर याद रहे कि किसी ने मेरी स्माइल की तारीफ इस तरह से की थी कि मैं आज तक भूला नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि जो इमोशनल स्टफ होता है ना, जो भावनात्मक चीज़ें हैं, उससे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट ही मिलना चाहिए, तभी वो यादें बन जाती है, तभी वो ज़िंदगी भर जुड़ी रहती है हमसे। उसे इतना सस्ता नहीं बना देना चाहिए कि व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दिया और हो गया, सॉरी लिख दिया, थैंक यू लिख दिया, लव यू लिख दिया। तो मुझे लगा कि यार ये जो चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है ना, इसको थोड़ा खास होना चाहिए। और इस पर मैं उस दिन काम कर रहा था और मैंने महसूस किया कि लोगों की ज़िंदगी में इमोशंस की कमी नहीं है। इमोशंस तो लोगों के अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं लोगों की ज़िंदगी में एक्सप्रेसिवनेस की कमी है। लोग अपने दिल की बातें नहीं बोल पाते, या यूँ कहते हैं कि उस ढंग से नहीं बोल पाते जिस ढंग से वो बात बोली जानी चाहिए, या बोल भी देते हैं तो शायद वो वहाँ वैसी नहीं पहुँचती जैसी ये चाह रहे थे तो ये चीज़ की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। और रिलेशनशिप में भी मैंने देखा है कि सही कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से बहुत इश्यूज़ है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं रिलेशनशिप के मामले अच्छे टैकल कर पाता हूँ, इस चीज़ में मैं शायद अच्छा हूँ, क्योंकि मैंने कोई तैयारी तो की नहीं उसकी, है ना, मैंने खूब सेटिंगें कराई लोगों की उस दिन ठीक है, तो मुझे लगा कि रिलेशनशिप इज़ अ वे टू गो, और मुझे लगा कि रिलेशनशिप पर मैं काम करूँगा, इसमें एक्सपर्ट बनना है, इसमें लोगों की हेल्प करूँगा। बहुत जल्दी ये बात भी समझ में आ गई कि दुनिया भर के लोग कहते रहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो आप क्या करिए, सोसाइटी की एक प्रॉब्लम उठाइए और उसका सॉल्यूशन दे दीजिए तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए। मुझे लगा कि यार आज तक किसी की नज़र नहीं गई क्या कि रिलेशनशिप में कितना क्राइसिस है सोसाइटी में। किसी ने इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश नहीं की आज तक, किसी ने कुछ ऐसा बनाया नहीं कि यार ये लोग जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में है इनको हम एक सॉल्यूशन दे देते हैं तो उससे चीज़ें सही हो जाएगी। तो मुझे लगा कि ये काम मैं करूँगा, इसमें मुझे जाना है। और रिसर्च करते रहे, खूब सारे कपल्स जो जिनकी अनकन्वेंशनल कहानियाँ थी, उन लोगों से बातें की, उनके तौर तरीक़ों को समझा सीखा। वहाँ से लोगों से पूछना शुरू किया कि आपके लिए प्यार क्या है। तो 100 लोगों से मिले तो 100 डेफिनेशन आ गई प्यार की। और फिर मैंने ये भी देखा कि जिसके लिए जो डेफिनेशन है ना, वो प्यार को उसी तरह से एक्सपीरियंस भी कर रहा है वो उसी तरह से खुश भी हो रहा है उन सब चीज़ों को लेकर। तो मुझे लगा कि सिर्फ मेरा ज्ञान काफ़ी नहीं है कि मैं प्यार के बारे में क्या सोचता हूँ, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचता हूँ, लोग क्या सोचते हैं, लोगों ने रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या बनाई हुई है, इस बात से तय होगा कि वो कितने खुश या कितने दुखी रहेंगे। तो मुझे पहले लोगों के पर्सपेक्टिव्स पता होने चाहिए। तो फिर मैंने खूब लोगों को इंटरव्यू किया, खूब उनसे बातें की। इस बातचीत की जर्नी में मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अभाव है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं। और वहाँ से ये टर्म मुझे मिला और फिर मैंने इस चीज़ को पकड़ा। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करते गए, इसको समझते गए, इसमें डीप गए, तो समझ में आया कि यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो खजाना मिल गया, ये तो इतना इंपॉर्टेंट पिलर है कि अगर ये अकेला पिलर किसी इंसान का सही हो जाए तो उसकी ज़िंदगी के सारे डायमेंशन फिक्स हो सकते हैं।
तो बस यही जर्नी है, चाहे ऐसे करते करते यहाँ तक आ गए। वो जो आपने एक बात बोली ना कि एक्सप्रेसिवनेस की कमी है, सो वन ऑफ द रीजंस मेरा रिलेशनशिप के बारे में बात करने का यही था दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली, मेरे घर में मैंने आदमियों को एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार भरा पड़ा है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, वाइफ के लिए अंदर, लेकिन एक्सप्रेस करने से उनको लगता है कि हम वीक लगेंगे। हम स्ट्रांग हैं तो हम मर्द हैं, हम एक्सप्रेसिव हैं तो हम वीक हो गए। ये जो फंडामेंटल था ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था, देन आई लेफ्ट इंडिया एंड वहां जाके मैंने देखा नो मैन आर नॉट लाइक दैट। उससे पहले मुझे लगता था मर्द ऐसा ही होता है कि आप रोना नहीं है, लड़कियां रोती है, आदमी नहीं रोता, आप बच्चों को प्यार नहीं कर सकते सबके सामने, आप वाइफ को तो करना बहुत दूर की बात हो गई। सो मैं वो इंसान बनना, मैं वो आदमी बनना चालू हुआ जो एक्सप्रेस करता है, जो फैमिली में हग्स करता है, फैमिली में किस करता है, मम्मा को किस करता है, पापा को आई लव यू बोलता है। वो जब मैंने पहली बार बोला तो मुझे सोचा ओह शिट, मैंने ये क्या कर दिया, हाउ डज दैट साउंड। और मेरे पिताजी ले भी नहीं पाए। मैंने बोला पापा आपको एक बात बोलनी है। हाँ बोलो ना बेटा। मैं पापा आई लव यू। हैं क्या हुआ, तू ठीक है? उनको पता ही नहीं था कि इसको रिसीव कैसे करूं। मतलब बच्चे का आई लव यू सुनते कैसे उनको ऐसा, वो अनकंफर्टेबल हो गए। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ये चीज पे काम करना जरूरी है। आई थिंक आप जो बोल रहे हो कि हमारे ये वाले डायनामिक्स बहुत वीक है, आई एम रियली हैप्पी कि देयर आर पीपल जो लाइक यू, जो आपको, जो एक्चुअली लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये वीक है। हाँ ये है ही सही। और मेल का तो यही है ना यार, सप्रेशन में जीता है, ठीक है। इसलिए आप देखो कि पहले तो उसने अपनी मैस्कुलिनिटी से जोड़ लिया इस चीज़ को कि रोना या फिर परेशान होना या फिर अपने मन की बातें कह देना, ये उसको कमज़ोर दिखाएगा, जो कि उसको सूट नहीं करता। तो एक तो ये बात है। दूसरी ना, अपब्रिंगिंग ऐसी रही है। ऐसा नहीं है कि आप में या मुझ में फॉल्ट है, हमने बचपन से जो देखा वही हमने किया है ना। तो शेर है, तू कैसे रो रहा है, क्या लड़कियों की तरह रोते रहता है क्या। तो इसकी वजह से हम सप्रेशन में जीते हैं। और इसकी वजह से आप देखिए कि दुनिया में चाहे आप कितना ही एक फीमेल को इमोशनल बोल लें और मेल को कितना भी प्रैक्टिकल बोल लें, पर सुसाइड से ज़्यादा लोग मेल मरते हैं, ये नंबर्स हैं, है ना। और हार्ट अटैक से भी मेल ही ज़्यादा मरते हैं, हार्ट अटैक से भी अंदर रख रख के ना। तो ये है ही सही। बट इट्स गुड कि ये सब चीज़ें अब चेंज हो रही है, अब लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और थोड़ा सा आपका और हमारा रोल अब सोसाइटी में बढ़ जाता है। क्योंकि अभी तक ये भी हुआ कि हम जाकर लोगों से बात नहीं कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते थे, बट इंडिया में इंफ्रा नहीं है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास थोड़ी ना चले जाओगे छोटी सी बात के लिए कि गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, और मतलब गर्लफ्रेंड 2 दिन से रिप्लाई नहीं कर रही है और मेरे को नींद नहीं आ रही है, दिमाग ख़राब हो गया है, परेशान हो गया हूँ, तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास तो जाऊँगा नहीं। अब ऐसे इंसान को एक फ्रेंडली अप्रोच चाहिए, उसे चाहिए कोच, उसे डॉक्टर नहीं चाहिए, उसे आप या हम चाहिए, है ना, जो एक उस फ्रेंडली अप्रोच के साथ उसकी प्रॉब्लम को सुन ले, समझ ले, उसको सॉल्यूशन दे दे, उससे बात कर ले। तो हाँ, लोगों के मन की बातें अब निकल रही है, वो बोल रहे हैं, पर ये एक रेजिस्टेंस हमारी सोसाइटी में हमेशा था कि मेल ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते या अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, और इसलिए रोते भी रहते थे, परेशान भी होते रहते थे, सब कुछ था। तो वैसे ही है, बट अभी ये चेंज आ रहा है और अच्छी बात है कि हम लोग इसको थोड़ा एग्रेसिवली कर रहे हैं और लोगों को इनकरेज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की जब बातें आती है ना, तो सबसे पहले तो खुद के इमोशंस को एड्रेस करना, खुद के इमोशंस को पहचानना, फिर सामने वाले के इमोशंस को पहचानना, ठीक है। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट रहेगा आपके आपस में, वो इस बात को तय करेगा कि कितनी अच्छी रिलेशन वहाँ डेवलप होगी, है ना, कितना अच्छा कनेक्शन बिल्ड होगा। तो ये ज़रूरी है। अब अगर हम अपनी मन की बातें ही नहीं कह रहे, अब हम जो महसूस करते हैं वो लोगों को बोल ही नहीं रहे, तो फिर क्या ही कम्युनिकेशन होगा, और वो तो वहाँ तो एक गैप आ जानी है, तो दिक्कत पैदा कर देगी। वैसा है। So विकास भाई, if you feel sometimes that किसी का रिलेशनशिप या सपोज आपका रिलेशनशिप किसी भी इंसान के साथ बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, एंड यू फील कि अब ये सही होने वाली स्टेज में नहीं है, मतलब अब इट हैज क्रॉस द लाइन जहाँ पे अब मुझे लगता है कि चीजें सही नहीं हो सकती, तो उस मोमेंट पे इंसान को क्या करना चाहिए? उस पॉइंट पे जहाँ पे लग रहा है सब खत्म हो गया है, मतलब अब तो सॉर्ट होने जैसा नहीं है, बिल्कुल वी लॉस्ट दैट पर्सन, हाँ। वो वाली फीलिंग आए तो क्या करें? मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे रिलेशनशिप के डायनामिक्स बदल रहे हैं, सोसाइटी का तौर तरीका बदल रहा है, तो वैसे में आप देखिए कि पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया में डिवोर्स केसेस 350% बढ़े हैं, ठीक है। और डिवोर्स जो है उसको इनकरेज तो नहीं किया जाता कि बहुत ज़्यादा आपको जाके डिवोर्स कर लेना चाहिए या जाके रिश्ते तोड़ देना चाहिए,
आपको रिलेशनशिप में 2-3 चीज़ें हैं जो चेक करनी चाहिए कि क्या आपने जो एक सबमिशन वाली जो बात है वो आपने फुलफ़िल की, क्या आप समर्पित थे वो रिलेशनशिप को लेकर, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फुलफ़िल की जो वहाँ रिक्वायर्ड थी, क्या एक रिश्ते में जो इनकन्वीनियंस आता है इनकन्वीनियंस को आपने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, क्या जो सेक्रीफाइसेस एक रिश्ते में करने पड़ते हैं आपने वो किए, आपने सब कुछ किया, बट सामने वाला इंसान जो है वो आपको एक्सप्लॉइट ही कर रहा है, वो आपके साथ बुरा ही कर रहा है, वो नई चीज़ों को समझ रहा है, वो नई चीज़ों को ठीक करने में इंटरेस्टेड है। अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो फिर तो आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि आप उस मैरिज से बाहर आ जाएं, क्योंकि डिवोर्स एक हेल्दी अप्रोच भी हो सकती है। क्योंकि शादी चलाना ज़रूरी है, बट ये है कि एक ज़िंदगी चलाना भी तो ज़रूरी है। एक ज़िंदगी ठीक ढंग से अगर नहीं चल रही और शादी ही इस चीज़ की वजह है तो फिर हमको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो डिवोर्स इज़ नॉट ऑलवेज़ अ बैड आइडिया अगर हमको समझ में आता है कि एक कपल के बीच में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही। जब हम पर्सनालिटी टाइप्स या कुछ प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स की बातें करते हैं लोगों से, तो हमें समझ में आता है कि 2 खूबसूरत लोग, 2 बेहतरीन लोग, ऐसे लोग जो दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं, उनके बीच में कंपैटिबिलिटी के बहुत इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उनका टाइप बहुत अलग है। वो अलग बने हैं, वो अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, वो अलग अलग प्रोग्रामिंग के साथ बने हुए हैं। तो वैसे लोग अगर साथ में नहीं रह सकते तो फिर उनको टॉर्चर भी नहीं किया जाना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती साथ में रहिए, ठीक है। तो फिर उनको अलग हो जाना पड़ेगा, ये चीज़ करना ही पड़ेगी, यही तरीका है। पर हाँ, अलग होने के पहले वो जो 3-4 चीज़ें मैंने कही कि क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रीफाइसेस, इनकन्वीनियंस, सबमिशन, ये सारी चीज़ें आपने की है। अगर ये सब किया है इसके बाद भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही तो फिर दैट शुड बी अ वे टू गो। अगर ये सब किया नहीं है और आप वहाँ फ्रस्ट्रेशन में है, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं या आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो फिर आपके अंदर पेशेंस की कमी है, आप रिश्तों को संभालने के लिए फिर अभी मैच्योर नहीं है। तो फिर आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस मेंटालिटी से आप दुनिया में किसी भी रिश्ते में किसी भी इंसान के साथ जाइए, आप वहाँ पर एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे, आप वहाँ पर दिक्कतें ही पैदा करेंगे। तो थोड़ा सा हमको खुद को, इसलिए अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कि इंसान खुद को देख पाए, उसका खुद का असेसमेंट कर पाए, ये भी ज़रूरी है। अगर वो सभी डायमेंशन पे सही था तो फिर उसको क्विट कर देना चाहिए इन दैट केस। ओके, राइट, ही पावरफुल वर्ड्स। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कपल आया जिसमें से लड़का चाहता था कि मैं उनकी वाइफ को ट्रेनिंग्स दूं फॉर कम्युनिकेशन, हाउ टू प्रेजेंट हरसेल्फ, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब चीज़ों की, बिकॉज लड़का बहुत अच्छा बिजनेस करता है एंड वाइफ पहले तो काम करती थी शादी के पहले, बट अभी शी डजंट वर्क शादी के बाद। अब जब लड़का बाहर जाता है अपने फ्रेंड्स से मिलने, फ्रेंड्स के साथ, तो उसको लगता है वाइफ कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है, बात नहीं कर पाती है। सो चाहते थे मैं उनको ट्रेन करूँ। मुझे क्या रियलाइज हुआ जब मैंने उनसे कॉन्वर्सेशन करी कि बिकॉज द गाय इज अ परफॉर्मर, अचीवर, तो वो लड़की ऑटोमेटिकली बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है उसके सामने। वो शायद नहीं बोले कि मैं अचीवर हूँ, बट उसको फील होता है। और जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है वो लोग भी ऐसे ही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली शायद जितनी अंडर कॉन्फिडेंट है नहीं ना, उससे ज्यादा हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आदमी का बहुत बड़ा रोल होता है प्ले करने के लिए कि वो वाइफ को कॉन्फिडेंट फील कराए, बट उसको क्योंकि वो इक्विप नहीं है नॉलेज के साथ, राइट वर्ड्स के साथ। तो मैं चाहता हूँ आप वो एक इंसान बने जो उस औरत से बात करें, उस लड़की से बात करें जो एक कॉन्फिडेंट हस्बैंड, अचीवर हस्बैंड के साथ रहती है, परफॉर्म करना चाहती है बट नहीं कर पा रही है। पहले कमाती थी, जब कुछ साल हो गए ब्रेक ले लिया, कमाना बंद कर दिया, और अब वो वापस उस अर्निंग पे सोच भी नहीं पा रही है, जाना तो बहुत दूर की बात है। तो आप उस लेडी को क्या बोलोगे कि अब उसको क्या करना चाहिए? वेल, पहले तो जब उनके हस्बैंड आए मेरे पास उसको लेकर कि मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ों पे काम करें, और बाद में अगर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की होती तो शायद उसके हस्बैंड को कॉल करके उनको एक बार मिलने के लिए बुलाता। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो हस्बैंड को काउंसलिंग की ज़रूरत है इस केस में, क्योंकि हम ना अनइंटेंशनली या अननोइंगली गैस लाइट कर देते हैं। कई बार तो हम जान करके किसी को पुट डाउन करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्योंकि हम थोड़े से टेम्परामेंटल इश्यूज़ होते हैं लोगों के साथ, थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं, तो वही एक्सपेक्टेशन सबसे रखते हैं। तो उसके चलते वाइफ को कई बार हो सकता है वो ऐसा बोल देते हो, है ना। अब उनसे बात करके ही पता लगेगा कि अरे यार तुझे कुछ समझ नहीं पड़ती, तुझे कुछ आता ही नहीं, तूने ये कैसे कर लिया, तुझे उनके सामने ये नहीं बोलना चाहिए था, तूने ये क्यों बोला वहाँ पे, ये क्यों। इतना गैस लाइट के सामने वाले को अब एक एक कदम चलने में ना टेंशन हो रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए मुझसे, नहीं तो ये इंसान मुझे डांटने वाला है, ये चिल्लाने वाला है। मतलब पार्टी में भी है अगर वो है और उसके टीम के लोग हैं तो उसे ये बात सता रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो घर जाके डांट पड़ने वाली है।
राइट। तो हो सकता है कि ऐसी माइंडसेट नहीं होगी कि मुझे इसको ऐसा फील करवाना है ना, पर गैस लाइट अननोइंगली भी लोग कर देते हैं। उसकी वजह से इंसान ना डरना शुरू कर देता है, उन्हें ये बात सताने लगती है कि ये कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए या फिर इनका इंप्रेशन ख़राब ना हो जाए। लोग फिर ये दिखाना शुरू कर देते हैं। दरअसल एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे काम, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरे चैलेंजेस, मेरे इश्यूज़, मैं अपनी लाइफ कैसे जी रहा हूँ, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कैसे चीज़ों को टैकल कर रहा हूँ, मेरी वाइफ सब चीज़ों को समझे, है ना। और अगर वो समझ रही है तब तो मैं उससे अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें कम्युनिकेट करूँगा। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये इतनी स्मार्ट नहीं है, इसके समझ में नहीं आती है, इसको क्या ही बताऊँ मैं कि ये सब क्या हो रहा है ऑफिस में, इसको क्या बताऊँ कि बिजनेस में क्या चीज़ें चल रही है, जहाँ पर वो गैप आ गया ना, वो रिलेशनशिप बहुत बेकार सा हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर इंसान फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करता है, फिर वो एक कंपेनियन दूसरी जगह पर ढूंढता है कि अपने बॉस से या दोस्तों के साथ जाके दुनिया की सारी बातें करेगा, वाइफ से कुछ भी बातें नहीं करता है, कुछ भी शेयर नहीं करता है। ऐसे में वाइफ जो है वो भी कई बार बहुत उस जोन में चली जाती है कि शायद मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि मैं इनसे बात करूँ, मैं इनकी चीज़ों को समझूँ। तो यहाँ पे जो मेजर रोल है ना वो वाइफ का नहीं है, हस्बैंड का है। हस्बैंड को उसको हाथ देना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, कंपैशनेट रहना पड़ेगा उसके प्रति, है ना। आप देखिए कि आप किसी पे दया तो कर सकते हो, आपको दया तो आ सकती है किसी पे कि यार ये इस चीज़ में कमज़ोर है या इससे ये नहीं हो रहा, बट आपके दया करने से उसकी ज़िंदगी नहीं सुधरती। फिर आती है सिंपैथी कि आप सिंपैथाइज तो कर सकते हो कि यार मैं समझता हूँ यार तुम लोग की प्रॉब्लम है ये वो, बट इससे भी उसकी ज़िंदगी नहीं सुधरती, उसको बस थोड़ा सा अच्छा ज़रूर फील हो जाता है। फिर आती है एम्पैथी, है ना, कि आप उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हो, वो जो दर्द हो रहा है उसको आप भी फील कर रहे हो, ठीक है। और फिर आता है कंपैशन, जहाँ पर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं इसको इस जगह से निकाल के रहूँगा, मैं इसको हेल्प करूँगा चेंज होने में, मैं इसको हेल्प करूँगा बेहतर होने में। तो उसको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक क्लास लगवा देने से बात बन जाएगी, या एक ट्रेनर या एक कोच के हवाले कर देंगे तो ये स्किल्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप क्या टेम्परामेंट यूज़ कर रहे हो, आप घर में कैसे बिहेव कर रहे हो, आप उसकी गलतियों को कितना एक्सेप्ट करते हो, आप कितना पोलाइटली, कितना जेंटल या जेनरस हो उस बंदी के साथ, उस पर डिपेंड करेगा कि वो थोड़ी सी खुल के आपके साथ रह पाएगी। अदरवाइज ना वो सप्रेशन में रहेगी, वो अंदर ही अंदर घुटते रहेगी। एक टाइम पे वो ये कह देगी कि यार सुनो, तुम्हारी जॉब और तुम्हारा बिजनेस तुम करो, मैं घर में ही अच्छी हूँ, मुझे चलना ही नहीं तुम्हारे साथ, तुम ही जाओ, है ना। वो उसके साथ उठना बैठना बंद कर देगा और एक बहुत लंबा और एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में। तो वाइफ ने तो, अब कहने को तो मैं अभी कह सकता हूँ कि वाइफ को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए, पर हमको नहीं पता ना कि उसका हस्बैंड कैसे ट्रीट करता है उसको जब वो फेल हो जाती है किसी जगह पे परफॉर्म करने में। तो ये थोड़ा काउंसलिंग वाला सब्जेक्ट है, उसमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से उनसे बात करते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है अगर हस्बैंड परफॉर्मर है तो उसको ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए थी कि वाइफ को कहीं किसी ट्रेनर के पास या कोच के पास भेजना पड़े। आप इतना टाइम उसके साथ स्पेंड करते हो तो यू आर लाइक बिग इनफ उसको ट्रेन करने के लिए और उसको अपलिफ्ट करने के लिए, तो उस चीज़ की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। वो अलग बात है कि लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं कि आपको जाके इंग्लिश सीखनी है या आपको जाके पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, तो ठीक है उसके लिए आप क्लासेस चले जाइए, पर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे वहाँ पर। अच्छा, वाइफ को एक चीज़ और यहाँ पर शायद मैं बोलूँगा कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन जो है वो आपके हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है, वो हम सब की ज़रूरत है। हम सब चाहते हैं कि हमारा पार्टनर स्मार्ट हो, है ना। तो आप उसके बिज़नेस को या उसके बिज़नेस की चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानिए, उसको ज़्यादा समझिए, उन चीज़ों को ज़्यादा पूछिए। ये मत सोचिए कि यार मेरा क्या लेना देना, वो उनका काम है। मैं बहुत सारे कपल्स हमने ऐसे भी देखे हैं जिनको ऐसा लगता है कि बिज़नेस की बात घर में नहीं करना। व्हेन आई एम इन होम, आई एम इन माई पर्सनल लाइफ, तो वहाँ पर मैं काम की बातें अपनी वाइफ से नहीं करता। दैट्स नॉट गुड। आपको काम की बातें करनी चाहिए और आपकी वाइफ को पता होना चाहिए कि आपका काम कितना ईजी है, कितना टफ है, आपका काम कैरी आउट करना कितना फ्लेक्सिबल है, उस काम में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो, ये सारा चीज़ें पता होना चाहिए। तो वो सब अगर पता होगा ना तो वो आपके बिजनेस और आपके काम और आपके चैलेंजेस को समझ रही है ना, तो वो आपकी तरह स्मार्ट है। आप अपनी प्रॉब्लम्स उससे जाके शेयर करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जब आप बिजनेस में लॉस में होंगे, दिक्कतों में होंगे, तो आप, क्योंकि आपका फंडा तो वो चल रहा है कि काम की बात घर में नहीं, तो आप भाई आप कंपेनियन किस लिए हो अगर आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप डिस्कस नहीं करते, ठीक है। आप क्या सिर्फ रोमांस मारने के लिए थोड़ी ना शादी किया है ना। आप तो पूरी तरह से कंपेनियन बने हैं, तो हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये देखना ज़रूरी है कि भाई इंटेलेक्चुअली आपको स्मार्ट होना चाहिए, आपको अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, उसके टेंशन, उसकी दिक्कतें सब समझना चाहिए, उसके बारे में एजुकेट होना चाहिए, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए, और वो ज़रूरी है। एक और बात मैं बता देता हूँ कि हमारे सोसाइटी में क्या चलता है कि लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी या नहीं पढ़ी
उसके पेरेंट्स को इस बात से मतलब नहीं है, वो कितनी स्मार्ट है इस बात से मतलब नहीं है। उनको चाहिए कि लड़का IIT वाला मिल जाए, IIM वाला मिल जाए, वो बहुत क्वालिफाइड मिल जाए। और ये ना किसी भी शादी के लिए बहुत बड़ा टॉक्सिक स्टेप हो सकता है कि आपने दो ऐसे लोगों को साथ में ला दिया है जिनका IQ मैच नहीं करता है, और उनके बीच में वो कंपेटेबिलिटी कभी बनेगी नहीं, और उस इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के चक्कर में ये लोग यहाँ वहाँ हो जाएंगे, राइट। तो लाइक माइंडेड लोग होना, या हमारे ही जैसे सोच वाले या हमारे ही बराबर की थॉट प्रोसेस वाले लोग के साथ जब हम रहते हैं ना, तो ज़िंदगी आसान होती है। ट्रू, वेरी ट्रू। सो कभी कभी ऐसा लगता है एक रिलेशनशिप में कि जिस इंसान से एक्चुअली हमने शादी की थी, या जो इंसान शादी के पहले था, शादी के बाद कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है, एंड जब एक्चुअली साथ में रह रहे हैं तो ऐसा रियलाइज हो रहा है यार दिस इज नॉट द पर्सन जिसको मैंने पसंद किया था, या शायद ये वो इंसान नहीं था जो जिसको देखकर मैंने शादी का डिसीजन लिया था, और अब वो पार्टनर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो वो फीलिंग जो होती है ना, वो एकदम स्टक वाली फीलिंग होती है कि यार अब मैं क्या करूँ, ये इंसान तो वो नहीं था और वो चेंज हो गया है अब। तो इन दैट सिचुएशन क्या ऐसी चीजें होनी, क्या ऐसी चीजें हेल्प करती है? आप मुझे जिससे वो बताइए इंसान कि जब शादी के पहले हम किसी के साथ होते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो आपको उसकी मम्मी को चाय बना के तो नहीं देनी है। आपको तो कैफे में बैठना है और एक ऑर्डर करना है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको रिलेशनशिप सिर्फ एक इंसान के साथ है, शादी तो एक इंसान के साथ रिश्ता नहीं होता। शादी के बाद तो बहुत सारे रिश्ते फ्री में आ जाते हैं साथ में, है ना। मतलब जब हमने गर्लफ्रेंड बनाई तो सिर्फ गर्लफ्रेंड थी, पर जब मैंने उसको वाइफ बनाया तो फिर सासू माँ भी थी, सास भी थी, ब्रदर इन लॉ भी था, और उसके लिए भी दुनिया भर के रिलेटिव्स थे, है ना, वो सब थे। तो ज़िंदगी में बदलाव इसलिए आता है क्योंकि अब ज़िंदगी में एक इंसान नहीं है ना, अब बहुत सारे लोग हैं, है ना। दूसरा ये कि शादी के पहले आप जब साथ में रह रहे थे तो लिमिटेड एक्सेस था। आप दिन भर में 2-3-4 घंटा बात कर रहे थे, या 2-3-4 घंटा ही मिल रहे थे। आपको मिलने का एजेंडा भी पता होता था कि आप क्यों मिल रहे हो, ठीक है। अगर आज सामने वाला परेशान है और मुझे पता है परेशान है, तो मुझे पता है मैं इसलिए मिल रहा हूँ ताकि मैं उसको थोड़ा अच्छा फील करा सकूँ, है ना। थोड़ा सा उसको मैं थोड़ी हिम्मत दे सकूँ, वो परेशान है, वो नेगेटिव फील कर रहा है, वैसा है। तो एजेंडा पता होता था। अब जब आपने उसे कोई अच्छी बात बोल दी और वो वहाँ से चला गया, अब उसने आपकी बात मानी या नहीं मानी, उसने वो किया कि नहीं किया जो आपने बोला था, आपको नहीं पता। बट जब आप साथ में रहते हो तो दिख रहा है कि उसने नहीं किया। अब नहीं किया तो उस पर भी आपकी रिएक्शन आएगी कि क्यों नहीं किया, उस पर भी गुस्सा आएगा। तो जब 24/7 का जो एक्सेस होता है ना, वहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से फ्लिप हो जाती हैं। तो उसमें हम इसलिए ऐसे एकदम टर्न ऑफ नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ सामने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हमने भी ये बिहेवियर पहले शो नहीं किया शायद कि यार मेरे में पेशेंस नहीं है, मुझसे चीज़ें सहन नहीं होती, है ना, कि मैं ऐसी चीज़ों पे नाराज़ हो जाता हूँ, मैं ऐसी बातों में नाराज़ हो जाता हूँ, है ना। हमने भी नहीं शो किया। तो वो दोनों तरफ से है। जब शादी की बात आती है ना, इसलिए मैंने उस टाइम भी आपको बताया कि भाई जब शादी करता है ना इंसान तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि जो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ हम बहुत ही हसीन टाइम जो है हमारा निकल रहा था, उसके साथ अब हम परमानेंट रहने वाले हैं। तो हम उस शादी को सिर्फ रिवॉर्ड की तरह देख रहे हैं कि शादी के बाद सब और मज़ेदार हो जाएगा। हम ये नहीं देखते कि एक रिश्ता जब बनता है ना, तो रिवॉर्ड्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती जो शायद आप ना करना चाहो। सेक्रीफाइसेस आते हैं, है ना। जैसे एक बच्चा है, आपका बच्चा पैदा हो गया है, अब वो रात में 2 बजे उठ गया है, 3 बजे उठ गया है, वो रो रहा है, वो नहीं सो रहा है, अब आपकी नींद खराब हो रही है, तो आपके वाइफ पर गुस्सा हो जाओगे इस बात के लिए, या वाइफ हस्बैंड पे गुस्सा हो जाएगी क्या, है ना। ये तो उस मैरिज का हिस्सा ना, ये उस जर्नी है उस मैरिज की। तो आप रात रात भर सो नहीं पाएंगे, आप नींद के आगे परेशान हो जाएंगे कि मुझे 10 मिनट मिल जाए तो मैं नींद ले लूँ, है ना। और वो बच्चा आपको 10 मिनट भी नहीं देगा। शादी के बाद जब बच्चा होता है तो कुछ महीनों तक आप लगातार 4 घंटे की नींद नहीं ले पाते। 4 घंटे के पहले ही कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है वो एक बदलाव है, तो आप उसको क्या कहोगे, ठीक है। तो जब आप शादी करते हैं ना, तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, है ना, बहुत सारा इनकन्वीनियंस होता है। मान लीजिए कि हस्बैंड है, वो आज परेशान है, वो बिजनेस में किसी वजह से ठीक नहीं फील कर रहा है, वो आया हुआ है, या उसको फीवर है, तो क्या आप रात भर सो पाओगे क्या? आपको नींद भी आ रही है तो भी उसको 2-4 बार चेक करना है, आपको देखना है। और अगर वाइफ बीमार है तो उसको चेक करना है। जब हम रिलेशनशिप में थे तो ये काम हमारे मम्मी पापा कर रहे थे हमारे साथ वाले कर रहे थे, तो वो इनकन्वीनियंस हम नहीं फेस कर रहे थे। अब वो भी आ गया है, सेक्रीफाइसेस भी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। अब मुझे पानी पूरी खाना नहीं पसंद है, बट वाइफ को पसंद है, तो मुझे उसको लेके जाना है और उसको पानी पूरी खिलाना है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। अब वो कह रही कि नहीं एक तो खाना पड़ेगा, तो खाना पड़ेगा उसका दिल रखने के लिए ठीक है। तो हमेशा पसंद नापसंद नहीं होता है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं हमेशा वो नहीं करूँगा, मुझे उसके लिए भी करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो शादी के बाद ये जो चेंज आता है, ये चेंज वो नहीं है जो एक नेगेटिव आप जिसको कहेंगे कि जो बुरा चेंज है, ये तो एक नेचुरल चेंज है जो आना ही है।
इसको तो आपको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको मेंटली प्रिपेयर ही होना चाहिए कि शादी के बाद मेरा रिश्ता 10 और लोगों से जुड़ जाने वाला है और हो सकता है 10 के 10 लोग मेरे हिसाब के ना हो, है ना। तो वहाँ पे परसेप्शन की लड़ाई होगी, वहाँ पर बहुत सारे मामलों में कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होंगे, Disagreements होंगे। डिसएग्रीमेंट्स होंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, नाराजगियाँ होंगी, रिसेंटमेंट्स होंगे, सब कुछ होगा। तो ये सोच के जाना कि शादी के बाद सब अच्छा हो जाएगा, ये बहुत ही इमेच्योर थिंकिंग है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट इश्यूज हैं कि आप सोचते हो कि कुछ चेंज नहीं करना है, शादी भी करनी है, बट चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे रहता हूँ, मैं जैसे दोस्तों के साथ जाता हूँ बाहर, जितना घूमता हूँ, मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, मैंने कहा ना कि वो मैच्योरिटी की हाइट है, इमेच्योरिटी की। Absolutely. आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत मजेदार हो जाएगा और आपके हिसाब से चलेगा, तो आपको अभी थोड़ा परिपक्व होना चाहिए। अभी आपने कुछ नहीं देखा। हाँ, और फिर क्या होता है कि वो मैच्योरिटी हमारे अंदर है नहीं, और फिर वो जब बदलाव आता है तो हमको ऐसा हम फिर जोक्स बनाना गलती शुरू कर दी। करते हैं। हम कहते हैं भाई शादी मत करना भाई, मैं तो फंस गया, तू भी फंस जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ। फिर हम ये फालतू की बातें करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एक बना बनाया बदलाव जो दिख रहा है, जो आना है हमारी तरफ, है ना, वो बदलाव के लिए हम रेडी नहीं थे, और वो आ गया तो हमको ऐसा लग रहा है ये बदलाव कैसे आ गया यार। ये तो अंडरस्टूड है ना, कितनी बेसिक चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि ये बदलाव तो आने ही होते हैं। इसके लिए इतना ट्रॉमेटिक फील करने की क्या जरूरत है कि ये सब कुछ हो गया, या तो शादी मत करिए। राइट। वैसा है। और ये बदलाव तो हर जगह आ रहे थे ना, हर जब जगह आप आ जॉब नहीं करते थे, जब आपने जॉब ली तो वहां पे भी तो बदलाव आया, 10 बिल्कुल घंटे है। के लिए ब्लॉक हो गए। हाँ, तो ये रहता ही है, पर माइंडसेट अलग होता है। जॉब में क्या होता है, आपको पता है कि मुझे देना है, मुझे अपने कंफर्ट के बाहर निकलना है ना। मैंने कहा ना, रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन होती है वो क्या होती है पता है, कि मजा आएगा, रिवॉर्ड होते हैं। व्यक्ति रिलेशनशिप में आता है इस माइंडसेट से आता है कि इसके बाद मेरी जिंदगी और आसान हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी और मजेदार हो जाएगी, एक कंपेनियन होगा, कितना अच्छा लगेगा, प्यार होगा, रोमांस होगा, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, भाई सब जॉब कुछ में भी होगा। तो उसके लिए जाता है, इनकम आएगी, बाइक खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, घर खरीदूंगा। हाँ, तो बट rewards तो बट होंगे जॉब ही। में आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ना कि आपका बॉस आपको कैसे ट्रीट करेगा या कितना प्रेशर आप पर आएगा। बट रिलेशनशिप में तो व्यक्ति मतलब जब उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हो, शादी के लिए आप ज्यादा सोचते नहीं हो कि हाँ, कुछ वहां ऐसा पे भी व्यक्ति होगा। सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सोच के जा रहा होता है, तो उसको इतनी सी भी नेगेटिव चीज आई ना तो उसको ऐसे देखता है कि देखो यार, शादी करने के बाद ये भी करना पड़ता है। तो ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा आना भी चाहिए ये पॉइंट। आपको रेडी होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, आपको पता होना चाहिए कि ये सब होता है। और जब आप दूसरों की लाइफ में वो चेंज आते हुए देख रहे हो तो आप उनकी हंसी उड़ा रहे हो, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार ये मेरे साथ भी होने वाला है, इट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि ओवरऑल पूरा जो सोसाइटल पैराडाइम है ना, वही ऐसा है कि हर आदमी एक दूसरे को बोलता है कि अरे तेरी भी शादी हो गई क्या, फंस गया भाई तू भी। तो ये एक मजाक है जो चलता रहता है ना। इस मजाक में हम जो सब ने समझने वाले वो हेल्दी समझेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको एक्चुअली गलत समझ लेते हैं। हाँ, मतलब और फिर क्योंकि कुछ लोगों की शादियां सच में प्रॉब्लमेटिक रहती है, उतनी अच्छी नहीं चलती है, तो हम उन लोगों को उठाकर देख लेते हैं कि देख ले वो कितना खुश है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी वाइफ ने उसको कितना तंग कर दिया है, उसके हस्बैंड ने कितना तंग कर दिया। तो हम अब जो एग्जाम्पल सेट करते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि वो हमको नेगेटिव ही परसेप्शन दे रहे हैं उसको लेकर, वैसा है। तो यार मैरिज जो है ना वो बड़ी खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब चीज़ है ना। बट आपने वहाँ पर देने का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एक शादी के अंदर आपको गिविंग वाला एटीट्यूड नहीं है कि मैं कुछ एफर्ट्स डालूँ, या मैं जैसे लोग होते हैं कि जैसे एक पेट है आपके घर के अंदर, तो जब आप उसको पहली बार लेकर आए थे तो आपने उससे कुछ एक्सपेक्टेशन थोड़ी ना रखी थी, आपने गिविंग वाला एटीट्यूड रखा था कि मुझे इसको देना है, ठीक है। Right. तो छोटा बच्चा होता है तो आप वो क्या एंटरटेन करेगा, आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो जब हम गिविंग एटीट्यूड रखते हैं, जब हमको पता है कि हमको उसके लिए करना है, तो सब मैनेज हो जाता है, सब मैनेज, उस बच्चे के साथ आपकी रिलेशनशिप बन जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। और नहीं भी वो आपके हिसाब का रहेगा तो भी आप में एक ऑनरशिप रहेगी कि जैसा भी है मेरा बेटा है ना। तो वो ऑनरशिप हम रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं ला पाते, क्योंकि वहाँ गिविंग वाला एटीट्यूड नहीं होता। वहाँ ऐसा होता है कि मैंने तेरे लिए ये किया तो तूने मेरे लिए क्या किया, मुझे क्या मिला, है ना। गिव एंड टेक वो एक अलग बिजनेस हो जाता है। तो जब वो वर्कआउट नहीं करता ठीक ढंग से तो फिर दिक्कतें आती है। और बहुत जल्दी उस पर टैग कर देते हैं, यार ये गलती तो नहीं हो गई, हाँ, ऐसे ही है ना। इंसान तो नहीं चूज हाँ, कर हाँ। लिया, वो टैगिंग बहुत जल्दी हो जाती है मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप। और अब आकर लोग हमसे पूछते हैं कि सर एफर्ट्स मैं तो डाल रहा हूँ, वो नहीं डाल रहा है, या वो डाल रहा है मैं नहीं डाल रहा हूँ, एफर्ट्स 50-50 होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि रिलेशनशिप में कभी भी एफर्ट 50-50 हो ही नहीं सकता। अगर कोई इस तरीके से ऐसा मीटर लेके चल रहा है हाथ में, तो उसको दुखी ही रहना है हमेशा, क्योंकि रिलेशनशिप में मंथ एंड चल रहा है, आप सेल्स वाले व्यक्ति हो, आपके ऊपर खूब सारा प्रेशर है, अभी 4-6 दिन आप बहुत स्ट्रेस में रहने वाले हो, तो आप 30 देंगे तो वाइफ को 70 देना है। वाइफ के पीरियड्स है, वो बहुत क्रैम्प्स फील कर रही है, वो अच्छा नहीं फील कर रही है, वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है, तो अभी वो 30 दे रही है तो आपको 70 देना है। कभी कभी दोनों एग्जॉस्ट हो जाओगे,
कि आप भी 30 कर रहे हैं, वो भी 30 कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर स्विगी को 40% होना पड़ेगा उससे, ठीक है। उस दिन आपको पता है यार कि मेरी हालत नहीं है अभी तेरे को प्यार करने की, तू प्लीज यार अभी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, और उसको पता है कि यार आज तो मुझसे भी नहीं होना है, तो एक काम करते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं, तू तेरा आराम कर, मैं अपना आराम कर रहा हूँ, है ना। हम मोस्टली यही करते हैं। हाँ हमारा तो मोस्टली 50% स्विगी करता है। हाँ, वो स्विगी हो सकता है, वो एक वॉक हो सकती है, वो कहीं बाहर जाना हो सकता है, वो शॉपिंग हो सकती है। जब हम दोनों इस स्थिति में नहीं है कि मैं खुद ही इमोशनल एग्जॉशन में हूँ या बहुत बर्नआउट फील कर रहा हूँ या फटीग में हूँ, मैं अपनी वाइफ के टेंट्रम अभी झेलने की स्थिति में नहीं हूँ, पर वो भी टायर्ड है, वो भी उसके जॉब या उसके पीरियड्स की वजह से परेशान है, ठीक है, तो फिर हम एक दूसरे पर बर्डन नहीं बनते कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। वो टाइम पे हम डिसाइड करते हैं चल थोड़ा कहीं बाहर जाकर आते हैं यार, मतलब मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, तू भी परेशान है, तो शायद बाहर जाने से अपन दोनों अच्छा फील करें। तो हमेशा 100% एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब कभी कभी एक्सटर्नल सिचुएशंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा ठीक ठाक रखने के लिए। आपने हमारी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी जो हम करते हैं उसको बहुत अच्छे वर्ड्स दे दिए, हम उसको वर्ड्स नहीं दे पाते थे कभी। आई ऑलवेज टेल दिस इन फैमिली, अरे इट्स ओके, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा ना, कभी लेट्स गो आउट, लेट्स डू, मतलब बट बेसिकली पीपल स्टार्ट फाइटिंग ओवर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि अभी आज जब मैं इतना स्ट्रेस में हूँ तो तेरे को आज ही सिर दुखना था, तेरा हेडेक भी आज ही होना था, है ना, तेरे को आज ही Emotional प्रॉब्लम होना थी। intelligence. हाँ, मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि कम से कम आज मैं तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था कि तू मुझे थोड़ा सा पैम्पर कर दे या तू थोड़ा सा मेरा ख्याल रख ले, है ना, पर जब भी मुझे परेशानी होती है तेरी परेशानी पहले खड़ी हो जाती है ना, पहले तो तेरा पर ऐसा दर्द हो होता सकता है, ऐसा हो सकता है, हाँ, ठीक है। of और course. तो जरूरी नहीं कि आप एक दूसरे के लिए 100 में से 100 बार अवेलेबल हो पाएंगे, बट आप दोनों मिलके किसी तीसरी सिचुएशन को यूज कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, दैट कैन बी डन, और वो करना ही पड़ता है यार, क्योंकि अभी आजकल का जैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर यही आता है जय कि दोनों ही थके हुए हैं, दोनों परेशान हैं, दोनों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दोनों के पास टाइम नहीं है ना, दोनों किसी को पैम्पर करने की स्थिति में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, है ना, तो फिर वो यही सब चीज़ें करेंगे ताकि वो दोनों अच्छा फील करें, तो करना पड़ता है। जबरदस्त। अभी अपने जब से एपिसोड दिमाग में आया ना, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि यार अभी ये आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल है आपके साथ बैठ के पूछने चाहिए ये। तो आप चिंता ना करो, अभी जितना हम लोग कर रहे हैं इतना काफ़ी है, हम लोग बाद में वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास आगे क्वेश्चंस पता है क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हो जानी चाहिए, हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप, फाइट्स इन रिलेशनशिप, पीपल आस्क अस कि आप लोग फाइट करते हो क्या, आपको देख के लगता है आप लोग फाइट नहीं करते हाँ। होंगे, तो आप लोग फाइट करते हो क्या, सब ऐसे सवाल करते हैं, पता नहीं इतनी बार हम आंसर कर चुके हैं इस चीज को कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में सबकी फाइट होती है। द क्वेश्चन इज हाउ डू यू फाइट, मतलब मेरे लिए कि कैसे फाइट हो रही है, इंस्टेड ऑफ फाइट तो होगी ना यार, बट उस फाइट में कर क्या रहे हैं हम लोग, सवाल और कितनी देर तक चलती है वो फाइट, कैसे आप डील कर रहे हो। अब लास्ट है कि आप एक कोच है, लोग सोचते होंगे आपकी लाइफ तो मतलब ऐसी है कि अब कोई चैलेंज ही नहीं आता होगा, मतलब कभी फाइट ही नहीं होती होगी, कभी आर्ग्यूमेंट ही नहीं होते होंगे, तो वहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपके लिए व्हाट डू यू थिंक, तो मैं आई एम श्योर उसके लिए आपके पास बहुत तोड़ फोड़ जवाब होगा। हाँ, अरे ये आपको एक बार जावेद अख्तर ने एक बात बोली थी, शायद आपने कहीं सुनी हो, मैंने किसी रील में कहीं सुना था कि जावेद अख्तर इतने गाने लिखते हैं, इतनी शेर शायरी लिखते हैं, इतने अच्छे पोएट हैं, है ना, तो हाँ, तो बोले यार इनकी वाइफ तो बहुत खुश रहती होगी, कितना रोमांटिक इंसान मिला है, और तो उनकी वाइफ बोलती कि ये व्यक्ति के अंदर रोमांटिक नाम की या फिर प्यार के नाम की एक हड्डी नहीं है। ये घर के अंदर इतना सख्त रहता है, मतलब ये इतना ज़्यादा सीरियस रहता है, तो मतलब लगता होगा कि यार ये अपनी वाइफ को कितना एकदम बिल्कुल उस ढंग से रखते होंगे, आशिक अंदाज में रखते होंगे, एकदम शायराना ढंग से रहते होंगे घर के अंदर। तो जावेद अख्तर इसका ये जवाब देते हैं कि जो लोग सर्कस में काम करते हैं वो क्या घर में उल्टे लटके रहते हैं क्या? ठीक है, कि मतलब कोई कोच है या अगर कोई शायर है तो क्या घर में शायरी मारता रहेगा पूरे टाइम? फुटबॉल है तो खेलता ही रहेगा। अगर हम लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा रहना है तो क्या हम दिन भर यही प्रैक्टिस करते रहेंगे? हम नहीं लड़ेंगे, हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है, हम एक दूसरे को छेड़ेंगे नहीं क्या? हम इंसान नहीं है। हम इंसान एलिमेंट नहीं करेंगे। वो तो बहुत आर्टिफिशियल रिलेशनशिप हो जाएगा जब मतलब उनको जब लगेगा ऐसा ही नहीं वो कुछ विकास के साथ रह रही है, उनको लगेगा कि मैं कोच के साथ रह रही हूँ। AI हाँ, कितना AI टेक्निकल हो जाएगा। मतलब मैं उनको perfect है। बोलूँगा, आप सोचिए कि इमोशनली मान लीजिए मैं स्किल्ड हूँ और मैं लोगों के बिहेवियर और पैटर्न्स को समझता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वैसा क्यों कर रहे हैं, मुझे साइकोलॉजी बहुत समझ में आती है। तो मेरी वाइफ अगर मेरे लिए कुछ लेकर आई है तो मैं उसको ऐसे देखूंगा कि अच्छा, साइकोलॉजी का वो फ्लिप मॉडल होता है ना, उसमें ऐसा करने का मतलब ये होता है, इसलिए तुमने ये किया होगा। तो मेरी वाइफ मेरे को यार सबसे पहले डिवोर्स कोच का ही होगा फिर तो।
तो मेरी ठीक है इच्छा यार, यही है कि तो- हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हाँ। वही करें, बिकॉज बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मेरे को ऐसा लगता है कि उसका मज़ा अलग होगा। हाँ डेफिनेटली यार, डेफिनेटली करेंगे। एंड आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपसे बात की। एंड यू आर अ ग्रेट कपल, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो एक दूसरे के साथ। आपकी केमिस्ट्री भी मुझे अच्छी लग रही है और हम लोग मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और यू गाइज आर डूइंग ग्रेट विद ईच अदर। आप लोग अच्छा है आपका ट्यूनिंग। और करते हैं एपिसोड्स। एंड आई रियली विश कि लोगों को ये सब चीज़ें, ये बातें मदद करें। थैंक यू फॉर हैविंग मी।